Hello students, in this video we are going to do a new topic Wheatstone Bridge। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था किरचॉफ लॉ एंड हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ, जिसके लिए हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल किए थे। तो किरचॉफ लॉ के बारे में हमने आपको सभी बात बताई थी। एक लास्ट बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये पूछ लिया जाता है आपसे कि जो किरचॉफ लॉ है क्या वो एसी और डीसी दोनों के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो किरचॉफ लॉ है वो एसी और डीसी दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ये आप बात याद रखेंगे, चाहे इस चीज को लिख लीजिए। एसी और डीसी दोनों के लिए हम किरचॉफ लॉ को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, किरचॉफ लॉ इज वैलिड फॉर बोथ एसी एंड डीसी। समझो बात आ गई, किरचॉफ लॉ एसी और डीसी दोनों के लिए क्या है, वैलिड है। ओके, नाउ मूव ऑन आवर न्यू टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में आता है, तो बहुत ही सिंपल और ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ये सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो 3 मार्क्स में आता है, तो उसमें हमें इसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, छोटी छोटी बातें बतानी होती है, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सर्किट। ये क्या होता है? सर्किट होता है विच इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। इसका यूज क्या है? सबसे पहले ये एक सर्किट है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ सर्किट, और इसका यूज क्या है? इसके द्वारा हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस, यानी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और हमें उसकी वैल्यू नहीं मालूम, तो हम उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आप बोलेंगे इट इज अ सर्किट बाय विच वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। इसका एप्लीकेशन क्लियर हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम किस लिए यूज करते हैं? टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। चलिए, इसके बाद कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, लेट्स सी। ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, समथिंग लाइक काइट शेप, एक पतंग की तरह, जैसे इसकी एक शेप है, काइट शेप है। तो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी, इसमें एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ये 4 रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए तो लेट डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन को कैसे लिखा है? पॉइंट्स में लिखा है, क्योंकि जब हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो हमें याद करने में ज्यादा आसानी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट कंटेन 4 रेजिस्टेंस। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 4 रेजिस्टेंस दिखाई देंगे, P, Q, R, X, 1, 2, 3, 4। It contain 4 resistance P, Q, R and X। इसमें क्या है? 4 रेजिस्टेंस है, जिसमें से in which 3 are known resistance। तो इसमें कितने रेजिस्टेंस है? 4 रेजिस्टेंस है, और 4 में से 3 नॉन रेजिस्टेंस है, यानी जिनकी वैल्यू हमें मालूम है, लेकिन एक अननोन रेजिस्टेंस है, इन विच 3 आर नॉन रेजिस्टेंस एंड 1 रेजिस्टेंस इज अननोन, यानी X। तो ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें हम 4 रेजिस्टेंस लगाते हैं। 4 में से 3 की वैल्यू हमें पता होती है, और एक रेजिस्टेंस ऐसा होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, इट कंटेन अ गैल्वेनोमीटर G।
इसमें हम एक गैल्वेनोमीटर भी यूज करते हैं। देखिए हमने गैल्वेनोमीटर किसके बीच में लगाया, बी और डी के बीच में। किसके बीच में लगाया, बी और डी के बीच में। तो आपने गैल्वेनोमीटर लगाया बी और डी के बीच में, तो जो बीडी है उसको हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर आर्म। क्या बोलेंगे हम इसको, गैल्वेनोमीटर आर्म। ठीक है, अगर इस डायग्राम में कोई आपसे पूछे कि बीडी क्या है, तो आप बोलेंगे बीडी इज द गैल्वेनोमीटर आर्म। व्हाई, क्योंकि बी और डी के बीच में क्या फिक्स है, गैल्वेनोमीटर। सीधी सी बात है। ओके, चलिए नंबर 3, इट कंटेन अ सेल ऑफ सुटेबल ईएमएफ। देखिए टर्मिनल ए और टर्मिनल सी, जो टर्मिनल ए और टर्मिनल सी है इनके बीच में क्या लगा हुआ है, एक सेल अप्लाई कर दिया है हमने। वी हैव अप्लाई अ सेल ई। बी और डी के बीच में क्या अप्लाई करा है, गैल्वेनोमीटर। ए और सी के बीच में क्या अप्लाई करा है, देखिए ए और सी के बीच में क्या है, ए और सी के बीच में एक सेल अप्लाई कर दिया। बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर अप्लाई करा, ए और सी के बीच में एक सेल अप्लाई कर दिया। तो चूंकि बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर है तो बी डी को क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर आर्म। और सी, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में एक सेल आपने लगा दिया है तो इसको बोलेंगे सेल आर्म। क्या ये बात समझ में आ गई, या ईएमएफ आर्म भी इसको बोल देते हैं। समझ में बात आ गई बेटा, देख लीजिए बीडी का नाम गैल्वेनोमीटर आर्म और एसी के हम क्या बोल सकते हैं, एसी को या तो सेल आर्म या ईएमएफ आर्म बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नाउ गैल्वेनोमीटर के साथ एक की भी होती है और सेल के साथ भी हमने एक की अप्लाई की हुई है। वी हैव वन की विद सेल एंड वन की विद गैल्वेनोमीटर। ओके, नाउ कम टू द प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखिए ये क्या कहता है, एट नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या है, नल पॉइंट का मतलब है जब गैल्वेनोमीटर में कुछ भी करंट ना हो, व्हेन इन गैल्वेनोमीटर करंट इज 0। ठीक है, देखिए गैल्वेनोमीटर में एक स्केल होता है, बीच में 0 होता है और राइट और लेफ्ट में 1 2 3 1 2 3 इस तरह की रीडिंग होती है। तो जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर दो काम करता है। मैं आपको बता दूं, हमारी फिजिक्स में, फिजिक्स लैब में 3 डिवाइस होते हैं, एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर। एमीटर का काम क्या है, टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ करंट। वोल्टमीटर का काम क्या है, टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम है टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ करंट एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ करंट। वो दो काम करता है। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर की सुई, मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर की निडल है, अगर गैल्वेनोमीटर की निडल घूमकर 2 पर आ जाए तो इसका मतलब करंट कितना है, 2 एम्पियर और डायरेक्शन किधर है, राइट हैंड साइड। और गैल्वेनोमीटर की सुई अगर घूम के इधर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, करंट की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर और करंट किधर चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और अगर गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर रहे तो इसका मतलब है देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। समझ लीजिए, जब भी गैल्वेनोमीटर की निडल 0 पर रहेगी इसका मतलब होगा कि गैल्वेनोमीटर में कुछ भी करंट नहीं है और इसी कंडीशन को बोलते हैं नल पॉइंट। क्या ये बात समझ आ गई, जब गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पे आ जाती है उसी को क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। नल यानी 0। चलो, तो नल पॉइंट क्लियर हो गया। तो प्रिंसिपल क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का, यानी जब गैल्वेनोमीटर में सुई 0 पे होगी यानी नल पॉइंट होगा तो
P और Q का रेशो, R और X का रेशो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी लेफ्ट हैंड साइड का रेशो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का रेशो। क्या ये बात समझ में आ गई? दिस इज द प्रिंसिपल। तो हमने तीन बातें समझी अभी तक। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, क्या उसकी कंस्ट्रक्शन है और क्या उसका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये आपने राइट डाउन कर लिया होगा। ओके, नाउ गोइंग थ्रू फॉर द वर्किंग। इसकी वर्किंग क्या है वो देखते हैं। ठीक है, now the working of Wheatstone bridge। Wheatstone bridge की वर्किंग क्या है, कैसे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। तो इसको हमने स्टेप्स में लिखा है जिससे आपको याद करने में क्या हो, इजी हो। तो देखिए हम क्या करते हैं, कैसे हम इस डिवाइस को यूज करके अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या कहा गया है, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, फर्स्ट अप्लाई द अननोन रेजिस्टेंस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको x की जगह पे रख देंगे। क्या ये बात समझ आ गई? हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम कहां रखेंगे, x की लोकेशन पर रख देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, इसके बाद यहां पर P, Q और R पर अपनी मर्जी से कोई भी नॉन रेजिस्टेंस रख देंगे। तो P, Q, R लोकेशन पे क्या रखेंगे, नॉन रेजिस्टेंस। वो हमारी मर्जी के, हम चाहे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, किसी भी वैल्यू का, ठीक है ना, P पर, Q पर, R पर अपनी मर्जी के, ठीक है ना, रेजिस्टेंस रख सकते हैं जिनकी वैल्यू हमें मालूम है। और X लोकेशन पे किसको रखेंगे, उस रेजिस्टेंस को जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। आगे बढ़ेंगे तो P, Q, R पे हमने क्या रख दिया, P, Q, R पे हमने we have put the known resistance, यानी ऐसे रेजिस्टेंस हमने P, Q, R पे रखे जिनकी वैल्यू हमें पता है और वो हमारी मर्जी के होते हैं। ओके, और X पे हमने किसको रखा, X पे हमने उस रेजिस्टेंस को रखा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए इसके बाद नाउ क्लोज द की केबल। तो सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे, सेल की जो की है उसको क्लोज करेंगे और उसके बाद गैल्वेनोमीटर की जो की है उसको क्लोज करेंगे। हमारे पास दो की है, वन की ऑफ सेल एंड अदर की ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो फर्स्ट वी क्लोज द की ऑफ सेल एंड देन आफ्टर देन वी क्लोज द की ऑफ गैल्वेनोमीटर। दोनों को एक साथ क्लोज नहीं करेंगे और ऐसा भी नहीं करेंगे कि पहले गैल्वेनोमीटर की सुई को क्लोज करा उसके बाद सेल की सुई को क्लोज करा, नहीं, फर्स्ट वी क्लोज द की ऑफ सेल एंड देन वी क्लोज द की ऑफ गैल्वेनोमीटर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नाउ अरेंज द वैल्यू ऑफ नॉन रेजिस्टेंस PQR सच दैट गैल्वेनोमीटर गेट नल पॉइंट। अब देखिए ये जो PQR है, X पे तो हम किसको रखेंगे, X पे तो हम वही रेजिस्टेंस रखेंगे जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, X पे तो वही रखा जाएगा। लेकिन PQR पर आप ऐसे रेजिस्टेंस रखिए, ध्यान दीजिए, PQR पे रेजिस्टेंस आप अपनी मर्जी के रख सकते हैं, लेकिन ऐसे रेजिस्टेंस रखिए जिससे गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाए, नल पॉइंट आ जाए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में ये चीज आपने कई बार देखी होगी। वैसे तो आजकल देखिए क्या करते हैं, जब भी आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, किसी स्टेशन मतलब कहीं भी चीनी, आटा या कुछ भी ऐसी चीज लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो आजकल तो डिजिटल बैलेंस होता है उनके पास, ठीक है, सामान रखते हैं और उसमें रीडिंग आ जाती है 1 2 3 4 5। लेकिन अगर आपको याद हो कुछ अभी भी या कुछ समय पहले लोग बैलेंस यूज किया करते थे, तराजू, ठीक है, तो उसमें आप बोलते थे कि भाई मुझे 1 किलो चीनी दे दो, तो वो क्या करता था, सबसे पहले एक बैलेंस पे 1 kg वेट रखता था। आपने कहा भाई मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करता था,
दो वो जो बैलेंस होता था उसमें दो साइड होती थी, तो एक साइड पे क्या रख दिया 1 kg और उसके बाद दूसरे पर वो ऐसे चीनी ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे पुट अप करता था। और तब तक करता था जब तक उस तराजू की बीच में एक सुई होती थी, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा उस तराजू में बीच में एक सुई होती थी, तो वो चीनी तब तक डालता था जब तक वो सुई घूम के बिल्कुल बीचों बीच ना आ जाए। जब वो सुई बिल्कुल बीच में आ जाती थी तब उसको लगता था कि हाँ भाई ये दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। आपने बचपन में या कभी ना कभी ये इवेंट किया होगा, ठीक है। और जब वो सुई इधर हो जाती थी तो वो चीनी को निकालता भी था। कब तक वो सामान डालता था, जब तक वो सुई बिल्कुल बीच में ना आ जाए। याद आ गई बात है। तो जब वो सुई बिल्कुल बीच में आती थी उसी को क्या बोलते थे, नल पॉइंट। तो समझ में आ गया क्या बोला गया है। सबसे पहले हम x पर किसको रखेंगे, x लोकेशन पे रखेंगे अननोन रेजिस्टेंस को, फिर की K1 को दबाएंगे, की K2 को दबा देंगे, ठीक है। K1 को क्लोज किया, K2 को क्लोज किया। उसके बाद PQR पर हम ऐसी वैल्यू रखेंगे, P लोकेशन पे, Q लोकेशन पे और R लोकेशन पे हम ऐसे रेजिस्टेंस रखेंगे जिनकी वैल्यू हमें मालूम होगी, लेकिन वो वैल्यू इस तरह से होंगी कि गैल्वेनोमीटर की सुई क्या आ जाए, 0 पर आ जाए। समझ बात आ गई। पहला स्टेप, सबसे पहले हम x लोकेशन पे क्या रखेंगे, अननोन रेजिस्टेंस। उसके बाद K1 की को क्लोज करेंगे, K2 की को क्लोज करेंगे, थर्ड स्टेप। उसके बाद PQR 3 लोकेशन पे हम नॉन रेजिस्टेंस रखेंगे, लेकिन उन तीनों की वैल्यू, PQR की वैल्यू हमारी मर्जी के ऊपर है, लेकिन वो इस तरह से होनी चाहिए कि जब हम उनको रखें तो गैल्वेनोमीटर की सुई क्या आ जाए, 0 आ जाए। बस ये शर्त है। समझ में आ गया। ओके, नंबर 4, जैसे ही हमें नल पॉइंट मिलेगा तो हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, P/Q इज इक्वल टू R ओवर X। ये हमसे कहा गया है जैसे गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाएगा, नल पॉइंट आ जाएगा, तो आप इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, P/Q इज इक्वल टू R ओवर X। क्या ये बात समझ आ गई, ठीक है। और जैसे ही नल पॉइंट आ जाएगा तो हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में आपको P की वैल्यू मालूम है, Q की वैल्यू मालूम है, R की वैल्यू मालूम है, तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, X की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। Hence we find the value of X। तो दिस इज द वर्किंग, वेरी सिंपल वर्किंग। क्लियर हो गया। चलिए अब तो ये तो हमने गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो पढ़ा, उसका प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग, सारी बातें पढ़ ली। कई बार एक दो छोटी छोटी बातें भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, या व्हाट आर द एडवांटेज, या व्हाट आर द डिसएडवांटेज, तो ये भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए okay, now the sensitivity of व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या होती है सेंसिटिविटी, देखिए सेंसिटिविटी, मान लीजिए ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, 0 1 2 1 2। तो फिलहाल ये जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की ये कहां है, 0 पर है, तो यानी ये क्या है, नल पॉइंट कंडीशन है। अब अगर हमने गैल्वेनोमीटर को बहुत हल्का सा, बहुत माइनर सा भी करंट अगर दिया और ये सुई डिफ्लेक्ट कर जाती है, तो तब हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर क्या है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन अगर हम इसको करंट दें, जैसे मान लीजिए मैं 2 गैल्वेनोमीटर लेता हूं, 0 1 2 1 2, ओके। इस वक्त मान लीजिए इस गैल्वेनोमीटर को कहता हूं X और इस गैल्वेनोमीटर को बोलता हूं Y। तो हमारे पास 2 गैल्वेनोमीटर हैं X और Y, और दोनों ही इस वक्त नल पॉइंट पर हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसको करंट दिया गैल्वेनोमीटर को 1 एम्पियर, और Y को भी कितना करंट दिया, 1 एम्पियर। मैंने दोनों गैल्वेनोमीटर को 1 एम्पियर करंट अप्लाई किया। तो जब मैं X को 1 एम्पियर करंट देता हूं तो इसकी सुई घूम जाती है 1 पर, और जब मैं Y को 1 एम्पियर देता हूं तो इसकी सुई चली जाती है किस पर, 2 पर। तो बताइए कौन सा
गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है। समझ में आया? X को 1 एम्पीयर दिया तो वो 0 से 1 पे आता है, Y को 1 एम्पीयर करंट दिया वो 0 से 2 पे आ जाता है। तो कौन सा गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है? तो किसने ज्यादा रिएक्शन दिया, X ने या Y ने? Y ने ज्यादा रिएक्शन दिया। वो X तो केवल 0 से 1 पे गया, लेकिन Y तो 0 से 2 पे गया। तो जो ज्यादा रिएक्शन देता है वही ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्लियर हो गई बात है? नहीं, ये तो 1 एम्पियर पे केवल एक डिवीजन चलता है, लेकिन ये 1 एम्पियर पे 2 डिवीजन चल गया, यानी ये ज्यादा सेंसिटिव है। क्लियर हो गई बात? तो कौन होता है, कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज ज्यादा सेंसिटिव होता है? व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? अगर कोई गैल्वेनोमीटर हल्के से करंट पे भी ज्यादा डिफ्लेक्शन दे दे तो वही गैल्वेनोमीटर क्या कहलाएगा? ज्यादा सेंसिटिव। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। कई बार एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये कब सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा? ध्यान दीजिए, सेंसिटिविटी क्लियर हो गई, लेकिन कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होगा? तो वो तब होगा जब ये P और Q, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होगी? लगभग इक्वल होगी। ठीक है, व्हेन P, Q और R तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ये याद रखेंगे इस बात को, आपसे पूछी जा सकती है कि इन विच कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोर सेंसिटिव। तो आप बोलेंगे व्हेन P, Q, R आर इक्वल, जब इन तीनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। मैं लिख देता हूं व्हीटस्टोन ब्रिज, वैसे तो आप सुन के लिख लेते, व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव at when P is equal to Q is equal to R। ये कंडीशन याद रखिए, जब P, Q, R, वैसे तो आप P, Q, R को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो उस वक्त हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। ओके, इसके बाद तो ये हमने रीड आउट किया सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होती है और वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होगा, ये हमने पढ़ा। अब देखिए इसके एडवांटेज। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करने के फायदे क्या हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करने के फायदे ये हैं कि जब आप इसको यूज करते हैं तो ये जो सेल है, हर सेल का एक ईएमएफ होता है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। जब हमने सेल के टॉपिक पढ़े थे तो आपको बताई थी ये बात। तो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपकी वर्किंग को इफेक्ट नहीं करता है, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की जो वर्किंग है वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। एक बात। दूसरा, सभी गैल्वेनोमीटर का भी अपना अपना क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो वर्किंग है वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करती है। तो जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते वक्त ना तो आप इसके रेजिस्टेंस से इफेक्ट होते हैं और ना ही सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से। समझ बात आ गई? यानी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल and the resistance of galvanometer does not affect the working of व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एडवांटेज है इसका। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज ये है कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज किस लिए इस्तेमाल करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज हम यूज करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, लेकिन दिक्कत यह है कि जिस अननोन रेजिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू ना तो बहुत कम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा होनी चाहिए। समझो बात आ गई? यानी व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट एप्लीकेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस।
यानी जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू मॉडरेट होनी चाहिए, इट शुड बी नॉट वेरी लो, जैसे 0.1 0.02, ओके, और ना ही बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए जैसे 100 ओम, 200 ओम, 1000 ओम। इट शुड बी लाइक कैसे होनी चाहिए, जैसे 5 ओम, 10 ओम, 2 ओम, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज के लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट किया है। तो क्या क्या हमने पढ़ा, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल, सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, और जब भी एग्जाम में आता है तो पूरे 3 मार्क्स में आपका आता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बोर्ड में आपके कम से कम कई बार पूछा जा सका, 5-6 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मजेदार बात है उतना ही ज्यादा इजी है, ठीक है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना ही ज्यादा इजी, फटाफट हो जाएगा। क्या क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज गेट इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। इसने कहा है कि अगर हम दोनों की लोकेशन को चेंज कर दें, देखिए जैसे ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज A B C D, ओके, और यहां पर हमारे पास वी हैव द 4 रेजिस्टेंस P Q R X। क्या ये बात समझ आ गई? चलिए एक बार और बना लेते हैं, क्योंकि हमें 2 केस सॉल्व करने होंगे। A B C D P Q R और X, ठीक है। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये भी हमारा क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमने क्या किया, देखिए केस 1 समझिए, केस 1 में हमने क्या किया, B और C के बीच में हमने क्या अप्लाई कर दिया, गैल्वेनोमीटर। B और C के बीच में हमने क्या अप्लाई किया, गैल्वेनोमीटर, और A और C के बीच में हमने क्या अप्लाई कर दी, बैटरी। क्या ये बात समझ आ गई? अब हमसे कहा गया है, एग्जामिनर ने क्या बोला है कि आप दोनों की लोकेशन को क्या कर दो, चेंज कर दो। तो यहां गैल्वेनोमीटर किसके बीच में है, A और D के बीच में। तो अब गैल्वेनोमीटर को अप्लाई कर दो A और C के बीच में, और बैटरी किधर है, A और C के बीच में। तो अब बैटरी को लेकर आ जाइए D और B के बीच में। देख लीजिए दोनों डायग्राम को ध्यान से देखें, ये केस 1 एंड दिस इज केस 2। केस 1 और केस 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर और सेल की लोकेशन क्या है, चेंज है। यहां पर गैल्वेनोमीटर B और D के बीच में है, जबकि वहां B और D के बीच में क्या है, सेल है। और यहां जो सेल है वो A और C के बीच में है, जबकि वहां A और C के बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर है। तो क्या ये बात समझ आ गई? चलिए अब वो कहता है ऐसा करने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा, तो देखते हैं। तो बेटा इसको देखते हैं। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट है, मान लीजिए, तो एट नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब आपको क्या बताया था कि जब नल पॉइंट होता है तो लेफ्ट हैंड साइड का रेशो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का रेशो। किसका लेफ्ट हैंड साइड, गैल्वेनोमीटर वाली जो ब्रांच है उसकी लेफ्ट हैंड साइड, और गैल्वेनोमीटर की राइट हैंड साइड का ब्रांच। तो देखिए ये आपका गैल्वेनोमीटर दिखाई दे रहा है, गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट में देखिए क्या है, गैल्वेनोमीटर के ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके लेफ्ट में देखिए P और Q। तो P और Q का रेशो
गैल्वेनोमीटर के राइट में देखिए आर और एक्स, ठीक है, क्या ये बात समझ आ गई? ये आर और एक्स, गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट का रेशो बराबर गैल्वेनोमीटर के राइट का रेशो, ये हम लेते हैं। ऐसी जरा इधर देखिए, मान लीजिए यहां भी आपको नल पॉइंट मिल गया, एट नल पॉइंट मिल गया। तो अब देखिए यहां भी हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के एक तरफ का रेशो बराबर गैल्वेनोमीटर के दूसरी तरफ का रेशो। तो यहां गैल्वेनोमीटर के एक तरफ क्या दिखाई दे रहा है, पी और आर, और यहां गैल्वेनोमीटर के एक तरफ क्या दिखाई दे रहा है, क्यू और एक्स। क्या बात समझ आ गई? तो यहां पर क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस, तो यानी P अपॉन आर Q अपॉन एक्स। देखिए गैल्वेनोमीटर, यहां हमने क्या किया था, गैल्वेनोमीटर के एक तरफ का रेशो बराबर गैल्वेनोमीटर के दूसरी तरफ का रेशो। लेफ्ट हैंड साइड में कौन दिखाई दे रहा है, P और Q, तो इनका रेशो। राइट हैंड साइड में कौन है, R और X, तो उनका रेशो। ऐसे इसमें भी क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के एक तरफ कौन है, ऊपर देख लीजिए P और R, तो उसका रेशो बराबर इस तरफ नीचे कौन है, Q और X, उनका रेशो। समझ में आता है? हम रेशो किसका लेते हैं, गैल्वेनोमीटर की जो ब्रांच होती है उसके एक तरफ का रेशो बराबर गैल्वेनोमीटर की ब्रांच के दूसरे तरफ का रेशो। चलिए, तो दोनों पे हमने दोनों पे हमने नल पॉइंट लगाया और व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लिख ली। अब बेटा जरा यहां से x निकालिए, x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहां से x की वैल्यू आएगी आर क्यू ओवर पी। देख लीजिए यहां से x की वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये नीचे जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, आर क्यू ओवर पी। यहां से वैल्यू निकालिए बेटा x की, तो यहां से भी क्या आएगी, आर क्यू ओवर पी। देख लीजिए दोनों ही केस में अननोन रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम। दोनों ही केस में अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम। तो यानी देयर इज नो चेंज बाय द इंटरचेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, देयर इज नो इफेक्ट on the value of unknown resistance by the interchange of galvanometer and cell। यानी आप गैल्वेनोमीटर और सेल की लोकेशन को अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं, यानी जहां गैल्वेनोमीटर है वहां सेल लगा दीजिए और जहां सेल है वहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी।